हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेई मेंस 2025 के PYQ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के 2025 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर 20 ml of 2 mol sodium hydroxide solution is added to 400 ml of 0.5 mol sodium hydroxide solution. The final concentration of the solution is 10 to the power minus 2 mol. नियरेस्ट इंटीजर में हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब भी हमको एसिड या बेस दिया रहेगा और उसमें मोलरिटी निकालने के लिए बोलेगा, कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, जब दोनों एसिड हो, एसिड प्लस एसिड या बेस प्लस बेस, दोनों बेस हो, उस केस में जो फार्मूला यूज होगा वो होगा M1V1 प्लस M2V2 अपन V1 प्लस V2, ये फार्मूला यूज होगा। और जब हम एक एसिड के साथ बेस को मिलाएंगे, एसिड के साथ जब भी बेस मिलेगा तब वहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो M1V1 माइनस M2V2 अपन V1 प्लस V2, ये वाला फार्मूला यूज होगा जब एसिड और बेस दोनों को मिलाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब दोनों ही सॉल्यूशन बेस हैं। यहाँ पे जो दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है दोनों ही बेस हैं, तो हमें इस वाले फार्मूले को यूज करना है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बाद हमें फार्मूले में वैल्यू रखनी है, पुट करना है वैल्यू और सॉल्व करना है। तो इजीली जो है ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। तो देखते हैं कि चलो सॉल्व करो एक एक करके। M1V1 प्लस M2V2। अब देखो M1 क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले सॉल्यूशन का वो दिया है 2 मोल्स इंटू V1 दिया है 20 प्लस M2 दिया हुआ है 0.5 मोल्स या हाफ लिख सकते हो, इंटू 400 ml। V2 कितना दिया है, V2 दिया है 400 ml, तो मैंने यहाँ पे लिखा 400 अपन V1 प्लस V2 मतलब 400 प्लस 20, इतने को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 200, 0.5 इंटू 400 करोगे तो हमारा 200 आ जाएगा और यहाँ पे 420, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 अपन 420, इतने को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 छिक्का 24, कितने से कटेगा 4 और 7, ये हो जाएगा 4/7। इतने को सॉल्व करोगे 0.571 आएगा, यहाँ पर 0.571। और यहाँ पे देखो इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल में हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 57.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 57.1। ठीक है, इतना को हमें फिल करना था इस खाली स्थान में। तो ये हो गया पहला, सिंपली हमने फार्मूला में वैल्यू को पुटअप किया हुआ है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डेंसिटी ऑफ 3 मोल NaCl सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज बोला है, द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यह है कि रिलेशन हमें निकालना है, मोलिलिटी एंड मोलेरिटी, इन दोनों के बीच में यदि हमको रिलेशन पता है, फार्मूला पता है, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो मोलेलिटी एंड मोलेरिटी दोनों के बीच में का जो रिलेशन होता है वो होता है मोलेलिटी इक्वल टू M इंटू 1000, M इंटू 1000 अपन 1000D माइनस M इंटू MW, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में यदि हम मान रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जहाँ स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो स्मॉल m है वो मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको शो करता है? मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल M, यहाँ पर जो कैपिटल M है, ये कैपिटल M जो है मोलेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। मोलेरिटी दोनों ही कैपिटल M है। और ये मोलिकुलर वेट है। ये जो होता है मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है। क्लियर है? और D मतलब होता है हमारा डेंसिटी। D इक्वल टू होता है डेंसिटी। ये हो गया कॉन्सेप्ट की बात। कॉन्सेप्ट क्या है? मोलेलिटी एंड मोलरिटी दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा फार्मूला। और इस फार्मूले में स्मॉल m, स्मॉल d, कैपिटल M एंड MW क्या है मैंने आपको बताया। अब इस फार्मूले में सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करोगे तो मोलेलिटी इक्वल टू हो जाएगा, m का मान कितना दिया है? 3 दिया है। सोडियम क्लोराइड कितने मोलर का है? 3 मोलर का, तो 3 इंटू 1000 अपन 1000 तो दिया है। 1000 के बाद डेंसिटी कितना दिया है? इंटू 1.25। फिर यहाँ पे माइनस दिया है 3। और मोलिकुलर वेट कितना दिया है? मोलिकुलर वेट सोडियम क्लोराइड का कितना होता है? 58.5। 58.5 आपको इतना मान रखना है, 58.5। ठीक है, 3 इंटू 58.5। तो इस मोलिलिटी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 अपन 1000 का इससे गुणा तो 1250 हो जाएगा। और माइनस 58.5 इंटू 3 करोगे तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा बताओ? इसका मान 175.5 निकल के आएगा। 175.5 निकल के आ जाएगा। जब 175.5 निकल के आएगा, बस इतने को सॉल्व करना है। तो मोलिलिटी का मान कितना आ जाएगा? आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 2.79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.79। तो फार्मूला में हमने मान रखा और ये हो गया हमारा फार्मूला। तो ये 2.79 तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए, ये भी जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। व्हेन 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम ईच, नियरेस्ट इंटीजर कहा है यहाँ पर। और गिवन क्या दिया हुआ है? मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 60 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टोचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टोचियोमेट्री में हम सबसे पहले क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन इसमें दिया नहीं है तो हमें केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलो, एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 बनाता है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ सामने 2 लगाता हूँ, यहाँ 4 लगाता हूँ और 3 2 जा 6 ना, तो यहाँ पर 3। अब देखो ये केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं है? जी हाँ, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस लिखना था, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना था, बैलेंस करना था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेट दिया है, एल्यूमिनियम का वेट दिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट दिया है और यहाँ पे मोलर मास दिया है एल्यूमिनियम का और मोलर मास दिया है ऑक्सीजन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप में, पहले ही स्टेप में हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। पहले ही स्टेप में हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। किसका? एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का, इन दोनों का मोल्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए मोल्स निकालते हैं। विद रेस्पेक्ट टू वेट हमें निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू वेट। तो एल्यूमिनियम का वेट दिया है 81 अपन उसका मोलर मास होता है 27। ठीक है, ऑक्सीजन का दिया है 128 और उसका मोलर मास दिया हुआ है 16। इतने को सॉल्व करो। जब हम इतने को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मोल्स। ठीक है, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3 मोल्स और ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारा
सॉरी 32 ग्राम होगा ना, ये जो 16 ग्राम दिया है ये 32 ग्राम होगा ना, 32 ग्राम। इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, 32 ग्राम करना। और यहाँ पर भी हम 32 ग्राम करेंगे, यहाँ पर भी हम 32 ग्राम करेंगे, तो 128/32। इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 4 मोल्स निकल के आ गया। अब एल्यूमिनियम का मोल्स निकल के आ गया, ऑक्सीजन का मोल्स निकल के आ गया। अब हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, देखो ये विथ रेस्पेक्ट टू वेट दिया था, तो विथ रेस्पेक्ट टू वेट विथ रेस्पेक्ट टू वेट में हमने मोल्स निकाला। अब मोल्स निकालने के बाद हमें केमिकल रिएक्शंस देखना है। क्या देखना है, केमिकल रिएक्शंस देखना है। द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोले है ना, द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बोला है, तो इसका मास हमें निकालना है। Al2O3 का हमें मास निकालना है। तो Al2O3 का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट तो यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम होगा। अब एल्यूमिनियम ही डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने ग्राम Al2O3 बनेगा। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, एल्यूमिनियम डिसाइड करेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट एल्यूमिनियम है। क्योंकि देखो एल्यूमिनियम का आया 3 मोल्स और ऑक्सीजन का आया 4 मोल्स, तो मोल्स की संख्या किसकी कम है, एल्यूमिनियम की कम है। तो हम एल्यूमिनियम ही डिसाइड करेगा कि कितने ग्राम या कितना मोल्स ऑफ Al2O3 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो केमिकल रिएक्शंस को फोकस करना है। किसको फोकस करना है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और आगे थोड़ा कैसे सॉल्व करना है इस पे मैं चर्चा करता हूं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एल्यूमिनियम को फोकस करना है और केमिकल रिएक्शंस को फोकस करना है। केमिकल रिएक्शंस में क्या फोकस करेंगे कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितना Al2O3 बन रहा है। देखो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितना बन रहा है Al2O3, 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। तो बताओ 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितना बनेगा, 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितने मोल्स ऑफ Al2O3 बनेंगे, तो मैं लिखूंगा 2/4 मोल्स ऑफ Al2O3 बनेंगे। अब 1 मोल्स ऑफ ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, मतलब हाफ मोल्स ऑफ Al2O3 बनेंगे, Al2O3 बनेंगे। अब बताओ यहाँ पर है एल्यूमिनियम का 3 मोल्स, तो 3 मोल्स से कितने बनेंगे, 3 मोल्स से बनेंगे 3/2 मोल्स ऑफ Al2O3 बनेगा। तो यहाँ पे 3/2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। कितना बन रहा है, 3 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमें ग्राम में वेट 3/2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। अब हमें वेट निकालना है। अब वेट कितना होता है, Al2O3 का वेट कितना होता है 102 ग्राम, तो 3/2 इंटू 102 ग्राम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 153 ग्राम। कितना आ जाएगा, 153 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किए समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 153 ग्राम ऑफ Al2O3 यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पर बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद वेट के रेस्पेक्ट में हमें मोल्स निकालना था, तो हमने वेट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मोल्स निकाला। फिर हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को फोकस किया। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से 2 मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है, तो 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से बनेगा 2/4 मोल्स ऑफ Al2O3, तो हाफ मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहा है। तो 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से कितना बनेगा, 3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम से 3/2 मोल्स ऑफ Al2O3 बनेगा। अब हमें निकालना था वेट, तो 3/2 मोल्स इंटू 102 ग्राम कर दिया, तो आंसर निकल के आ गया 153 ग्राम। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन ये था।
देन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन। ठीक, इफ द, ये एंड छोड़ो इसको, इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132 ग्राम per mole, the molecular formula of the compound is, the molecular formula of the compound is given the relative atomic mass, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया है 12, 12, 1 एंड 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12, 1 एंड 6 दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये एम्पिरिकल फार्मूला जो निकालते हैं हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है टेबल पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वेट। वेट लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। इसको मैं मिटा देता हूँ। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे। थ्योरी में इसको मैंने कराया भी है। थ्योरी यदि आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको टेबल बनाना रहता है, तो कुछ इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। पहले टेबल में क्या रहेगा? एलिमेंट, फिर परसेंटेज कंपोजिशन, फिर वेट। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। फिर यहाँ पर रिलेटिव नंबर निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के बाद यहाँ पर मोलर रेशियो हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोलर रेशियो, वो भी नियरेस्ट इंटीजर या लोवेस्ट इंटीजर में हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो चलो एलिमेंट कौन कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है? कार्बन का दिया है 54.2%, हाइड्रोजन का दिया है 9.2% और ऑक्सीजन का दिया है 36.6%। इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको क्या करना है? आगे हमको सॉल्व करना है। वेट दिया है, वेट जो है 12, 1 एंड 6 दिया है। 12 दिया है, 1 दिया है और 6 दिया है। उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, इसको हमें निकालना है। इतनी वैल्यू, ये जो 3 टेबल है वो तो क्वेश्चन के बेस पर ही बन गया, क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो परसेंटेज कंपोजिशन 54.2 दिया है उसका भाग देंगे 12 से। तो यहाँ पर जो निकल के आ जाएगा और यहाँ पर 4.8 निकल के आएगा। इसका निकल के आएगा 4.8। यहाँ पे 9.2 भागित 1 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इसका आ जाएगा 9.2 ही आएगा। और यहाँ पर 36.6 भागित 6 करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ये सुधार लेना, यहाँ पे ये हो जाता है 16। तो यहाँ पर हम लोग 16 करेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा 2.28। कितना निकल के आएगा? 2.28। तो यहाँ पर जो मोलर रेशियो निकल के आएगा, मोलर रेशियो देखो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकल के आ गया 54.2 भागित 12, 9.2 डिवाइडेड बाय 1 एंड 36.6 डिवाइडेड बाय 6। 16 हमने किया। 16 हमने करने के बाद जो है यहाँ पर ये आंसर आया 4.8, 9.2 एंड 2.28। अब मोलर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है 2.28, 2.28 का सबसे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 4.8 अपन 2.28, उसके बाद 9.2 अपन 2.28 और यहाँ पे 2.28 डिवाइडेड बाय 2.28 करेंगे। तो यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर क्या क्या निकल के आ जाएगा? 4.8 अपन 2.28 करेंगे तो इसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू जो सिंपलेस्ट रेशियो है इंटीजर वैल्यू, इसका मान निकल के आएगा 2, इसका मान निकल के आएगा 4 और इसका मान निकल के आएगा 1।
241, मतलब कार्बन यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, वो फार्मूला निकल के आ जाएगा C2H4O। ये तो हुआ एम्पिरिकल फार्मूला की बात। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना हो जाएगा देख लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला का वेट यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 2 24 प्लस 4 प्लस 16, यहाँ पर हो जाएगा 44 ग्राम। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 44 ग्राम। अब एम्पिरिकल फार्मूला का वेट भी निकल के आ गया 44 ग्राम, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट कितना दिया है 132 ग्राम दिया हुआ है, 132 ग्राम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट है उसको पुट करेंगे अपन एम्पिरिकल फार्मूला का वेट। यहाँ पर दोनों को मान रखना है, दोनों का मान रखना है, तो n वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट 132 अपन 44, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ये तो n का वैल्यू हो गया, n का वैल्यू हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया, n का वैल्यू निकल गया। अब देखो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पर दिया है C2H4O से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा C6H12O3। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ईच का है ना, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा C6H12O3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टेबल को अरेंज करना है। टेबल में ये पहला जो 3 टेबल दिया हुआ है, 3 वैल्यू एलिमेंट, परसेंटेज, कंपोजिशन एंड वेट, ये पहले से दिया रहेगा। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है, फिर मोलर रेशियो निकालना है, फिर ये मोलर रेशियो निकालने के बाद ये सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू हमारा आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू से ही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के बाद हमारा वेट निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट। अब देखो n वैल्यू निकालना है, n वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट अपन एम्पिरिकल फार्मूला का वेट किया तो यहाँ पर n वैल्यू आ गया 3, और इस 3 को हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सेम प्रोसीजर नेक्स्ट में भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे, जेई मेंस 2025 में। यहाँ पर देखो, द हाइड्रोकार्बन विथ मोलर मास 80 ग्राम पर मोल एंड 90% कार्बन हैज डैश डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना है, लेकिन डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन तभी निकाल पाएंगे जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो। जब हमें क्या पता हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो, तभी जो है हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल पाएंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये वैल्यू, कुछ वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू की सहायता से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इस वैल्यू की सहायता से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके पहले जो टेबल बनाया था, सेम टेबल बनेगा इस क्वेश्चन में भी। तो चलिए टेबल बनाते हैं, टेबल की सहायता से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, उसके बाद ही हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकलेगा। तो हमारा टेबल क्या रहेगा, टेबल में सबसे पहले रहता है एलिमेंट, टेबल में सबसे पहले रहता है एलिमेंट, एलिमेंट के बाद रहता है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन के बाद रहता है वेट, वेट के बाद रहता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के बाद यहाँ पर मोलर रेशियो रहता है, मोलर रेशियो, और ये रहता है हमारा टेबल में, इतना रहता है हमारा टेबल में। तो ये हमने टेबल बना दिया जी, लो जी हमारा टेबल बन गया।
अब जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है यहाँ पर, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो एलिमेंट देखो, एलिमेंट दिया है हाइड्रोकार्बन बोला है। अब हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट होते हैं, एक होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। अब कार्बन का परसेंटेज दिया है 90%, 90% दिया है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब वेट, कार्बन का वेट कितना होता है जी बताओ, कार्बन का वेट होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। देख लो, ये जो है क्वेश्चन से ही मिल गया, क्वेश्चन से ही मिल गया, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 90/12 करेंगे और इसका 10/1 करेंगे। जब 90/1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.5, ये वैल्यू निकल के आएगा 7.5 और इसका वैल्यू आ जाएगा 10, इसका मान आ जाएगा 10। अब मोलर रेशियो निकालेंगे तो मैं लिखूंगा 7.5/7.5, क्योंकि यही सबसे लो वैल्यू है, और यहाँ पे 10/7.5 लिखूंगा। तो जो मोलर रेशियो है यहाँ पर तो 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1.33। अब इसका लोवेस्ट इंटीजर या नियरेस्ट इंटीजर हमको निकालना है, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटू 3 करो। देखो दशमलव में हमको नहीं रखना है, दशमलव में हमको रखना ही नहीं है, इंटीजर वैल्यू में रखना है। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इंटू 3 करो। इंटू 3 करने से इसका नियरेस्ट इंटीजर आएगा 3 और इसका आ जाएगा इंटू 3 करने से इसका आ जाएगा 4 के अकॉर्डिंग, इसके नियरेस्ट आ जाएगा 4 के नियरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 और 4 निकल के आया, तो कार्बन का हो जाएगा C3H4। ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकला। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना होगा, इस एम्पिरिकल फार्मूला का वेट निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट हमें निकालना है। तो वेट निकालोगे तो 12×3 = 36, 36 + 4, यहाँ पे 40 ग्राम वेट निकल के आएगा इस एम्पिरिकल फार्मूला का। इस एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना निकल के आएगा, 40 ग्राम निकल के आया। पिछले क्वेश्चन में जैसा किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो अप हो रहा है। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, बाकी प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ पर एन वैल्यू निकालेंगे। एन वैल्यू निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट रखना है और नीचे में एम्पिरिकल फार्मूला का वेट रखना है। तो एन वैल्यू देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट कितना दिया है 80 और एम्पिरिकल फार्मूला का दिया है 40, तो एन वैल्यू निकल के आया 2। और इसको जो है हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे C3H4 इंटू ट्वाइस मतलब C6H, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, C6H8 कितना निकल के आया, C6H8। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आया। ठीक है, ये तो हुआ एक स्टेप। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, लेकिन हमें निकालना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आई होप इतना तक तो हम आपको समझ में आया होगा। अब देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, इसको देखो। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, इसके लिए हमें फार्मूला है ट्वाइस कार्बन +2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस X/2। ये हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फार्मूला है। अब फार्मूला क्या निकल के आया, C6H8, ये हमारा हाइड्रोकार्बन का फार्मूला निकल के आया। 2 इंटू कार्बन की संख्या कितनी है 6 +2 प्लस नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, ये देखो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन की संख्या है 0 माइनस हाइड्रोजन की संख्या है 8 माइनस X मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन की संख्या है 0/2। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 + 2 माइनस 8/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 6/2, तो यहाँ पर 6/2 = 3। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो यहाँ पर आया वो कितना आया हमारा 3 आंसर आया। यहाँ पर कितना आया 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का
वो आएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर कितना निकल के आएगा 3। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2.8 into 10 to the power minus 3 moles of carbon dioxide is left after removing 10 to the power 21 है ये, ठीक है, 10 to the power 21 molecules from its x milligram sample. The mass of carbon dioxide taken initially given Na. Na initially जो है given है। अब Na का मान कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इनिशियली इज गिवन बोला है Na। अब Na का मान कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इतने में कितना निकाल दिया है? 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिमूव कर दिया है। जब 6 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स निकाल देगा तो बचेगा कितना? यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें देखो क्या करना है। Na का मान तो पता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिमूव किया है, तो कितना रिमूव किया है, रिमूव करने के बाद कितना बचा है उसको हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड। कितना रिमूव किया है? 10 टू द पावर 21 आउट ऑफ कितने में? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 में, इतने में रिमूव्ड किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3। इतने को सॉल्व करना, इसका मान आ जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट कंसंट्रेशन निकालना है। लेफ्ट कंसंट्रेशन क्या निकालना है? लेफ्ट कंसंट्रेशन निकालना है। लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2.8 ये दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसको जोड़ना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4.46 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। इतना मोल्स आ जाएगा। अब इस मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा 4.46 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है? 44 ग्राम होता है। तो इतने को यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 196.24 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मान निकल के आ जाएगा 196.2 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। जनरली हमने लेफ्ट कंसंट्रेशन को ही यहाँ पर निकाला है और यहाँ पर ऐड किया है, तो सिंपल हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड दैट ऑक्यूपाइड 11.2 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। x इज ग्राम में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? ग्राम में पूछा गया है। अब बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवाना है किससे? सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो सबसे पहला तो वही हो जाएगा हमारा जो बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराना है सोडियम बाइकार्बोनेट से। जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम बेंजोइड बनेगा कुछ इस तरह से, COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे बन जाएगा वाटर। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस है। बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है ना। तो
बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो सोडियम बेंजोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ज्ञात करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ज्ञात करना है। तो हमें देखो यहाँ से स्टोइचियोमेट्री में क्या मैं लिख सकता हूँ ना, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से, इस रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो सबसे पहले हमें मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मोल्स तो निकाल सकते हैं, V/22.4 लीटर, यही तो होता है मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, 11.2 लीटर अपन 22.4 लीटर बराबर 1/2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो केमिकल रिएक्शन से 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इंफॉर्मेशन में वॉल्यूम दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां से हम मोल्स निकालेंगे, तो यहाँ पे हाफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ गया। तो बोलो 1 मोल बेंजोइक एसिड से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हाफ मोल्स यदि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो बेंजोइक एसिड कितना नीड पड़े, बेंजोइक एसिड की कितनी नीड होगी, तो हाफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, हाफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड की नीड होगी ना। 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड से 1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो हाफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होने के लिए हाफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड की नीड होगी। तो यहां पर क्या बोला है, x ग्राम ऑफ x का मान निकालना है, मतलब बेंजोइक एसिड का मान निकालना है ग्राम में। तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, हाफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड की नीड होगी ना, तो मैं हाफ इंटू बेंजोइक एसिड का टोटल वेट कितना होता है 122 ग्राम इतना होता है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 61 ग्राम। ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन भी स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड था। स्टोइचियोमेट्री यदि हमको पता है तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड यहाँ पे इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एट 75% बाई मास बोला है, 75% बाई मास यहाँ पर दिया हुआ है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज then the volume in ml of the solution which contains 30 gram of nitric acid is 30 gram of nitric acid is given density of nitric acid solution is 1.25 gram per ml इतना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ ताकि थोड़ा समझने में लिखने में मुझे भी आसानी हो, समझाने में भी आसानी हो। तो देखो यहाँ पे 75% मास दिया है, 75% मास दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 75 ग्राम ऑफ HNO3, 75 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब होता है। 75% बाई मास बोला है, तो इसका मतलब होता है 75 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो बताओ यहां पर 1 ग्राम ऑफ HNO3 का मान कितना हो जाएगा, 100 प्रेजेंट इन 100 अपन 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां पर इतना हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, विच कंटेन 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये 75 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 अपन 75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग 100 इंटू 30 अपन
75 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40 ग्राम। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। डेंसिटी तो दिया हुआ है तो वॉल्यूम हमें निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है तो हमें वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी गिवन है, मास निकल के आ गया, हमारा मास निकल के आ गया, डेंसिटी गिवन है, तो हम आसानी से वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला है मास अपन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपन डेंसिटी। मास दिया है 40 और डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम। इसको कैलकुलेट करो जी, इसका कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पॉट है वहाँ पे हमको फिल करना है 32, वॉल्यूम आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर ऑप्शन यदि गिवन हो तो वहाँ पे आपका 32, यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है मतलब यहाँ पे 32 यहाँ पे लिखना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स शोज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन का 14.5, क्लोरीन का 64.46, हाइड्रोजन का 1.8%। एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इज, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, उसका मास निकालना है। तो मैंने ये इस प्रकार का क्वेश्चन 2 बार करवाया हुआ है। PYQ में 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट हमको कैलकुलेट करना है। एम्पिरिकल फार्मूला का हमें वेट कैलकुलेट करना है। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, देख लो ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 2 क्वेश्चन हैं ये दोनों, देखो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट मैंने आपको निकाल के दिखाया यहाँ पर, ये तो है एम्पिरिकल फार्मूला का वेट। और इसके पहले एक क्वेश्चन कराया ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी मैंने आपको एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कैलकुलेट करने कैसे करते हैं ये भी बताया। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला है। तो देखो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पर, एक ही साल में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया, एक ही साल में 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। तो ये मैंने PYQ में मैंने बताया हुआ है, इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप इसको एक बार ट्राई करें, आप इसको एक बार ट्राई करें। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो एक बार इसको आपको ट्राई करना है। तो इस प्रकार से हमने 2025 के JEE मेंस के क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, क्लास 11 चैप्टर 1 का टॉपिक। तो आई होप जो है ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से मैं चैप्टर वाइज JEE मेंस के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहूँगा और साथ ही साथ एडवांस के क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।